नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान का जो पृष्ठभूमि है दोस्तों, इतिहास की दोस्तों, हम उसको जानेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कब से कब बना, कैसे। और दोस्तों, इसमें हम यह हमारी पहली वीडियो है। हम डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिटी को वन बाय वन। दोस्तों, हर एक वीडियो में हमने जैसे इस वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बस डिस्कस किया है, जैसे कौन सा चार्टर एक्ट कब आया, जैसे सबसे पहले क्या आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद दोस्तों जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, फिर उसके बाद दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो आया 1858 का दोस्तों, जो 1857 की रिवोल्ट के बाद इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 क्या था, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट के बाद क्या क्या था, तो दोस्तों हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह एक वीडियो रहेगी दोस्तों जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया है, डिटेल में किया है दोस्तों। जैसे कि जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से फैक्ट हैं, तो वह इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं दोस्तों। इस प्रकार हमने दोस्तों पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम। और दोस्तों, यदि हम बात करें कि हमारी आज़ादी तक में कब कौन कौन से, जैसे 1935 तक के एक्ट को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरुआत होती है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार पर विकास को भारतीय स्वतंत्रता के पहले पारित किया गया कई नियमों और अधिनियम को समझा जा सकता है। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारे पास कौन सा एक्ट आया था दोस्तों हमारे लिए, 1773 का रेगुलेटिंग जो अधिनियम एक्ट है, उसको क्या भी कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है 1773 का। दोस्तों, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस एक्ट में। दोस्तों, भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रेगुलेट करती थी हमारे लिए, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से जब पहला कदम था ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में दोस्तों, उसने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यह पहला कदम था। क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया जितना भी प्रॉफिट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी, और इसका प्रॉफिट जो इंडिया से मिलने वाला जो प्रॉफिट था, इसे गवर्नमेंट के पास नहीं पहुँचाया जाता था इनके द्वारा। फिर इन्होंने दोस्तों इन पर रेगुलेट करना चालू कर दिया, और इस आधार पर 1773 में पहला अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेट किया गया। दोस्तों, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल फोर्ड कौन थे दोस्तों, विलियम को गवर्नर जनरल बंगाल के रूप में नामित किया गया। इसमें दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल थे दोस्तों, जो उनको बंगाल का गवर्नर जनरल, जो इन पहले क्या था, इंडिया के गवर्नर जनरल नहीं जाने जाते थे, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसको क्या कहते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था, पहले उनके नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, वारेन हेस्टिंग कौन थे, वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। कौन बने दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। यदि पूछा जाए कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। दोस्तों, याद कर लेना है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद दोस्तों आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और पिट्स इंडिया एक्ट में दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसमें कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया। दोस्तों, जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे, इनको अलग अलग कर दिया गया था, डिस्टिंग्विश कर दिया गया था कि कमर्शियल जो फंक्शन है और पॉलिटिकल फंक्शन है, इसमें अलग अलग इनमें नियुक्त कर दिए गए थे कि जैसे विभाग बांट देते ना, उस प्रकार से। और सेकंड, जो वाणिज्यिक कार्यों के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और राजनीतिक दोस्तों जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक टीम जैसी रहती है किसी भी चीज़ की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस टीम को नियुक्त किया गया, और किसके लिए, वाणिज्यिक कार्यों के लिए दोस्तों, कमर्शियल पर्पज से। गवर्नमेंट्स काउंसिल वर स्टेब्लिश इन मद्रास एंड बॉम्बे। दोस्तों, और कहाँ पर, मद्रास में और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदों को स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या था, गवर्नर जनरल बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और वो कौन थे दोस्तों, पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, पहले जो गवर्नर जनरल बंगाल का कहा जाता था, उसके लिए 1833 के अधिनियम के बाद से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों, इसमें नाम में डिफरेंस नहीं है, काम में बस नाम में डिफरेंस है, क्योंकि नाम को बस चेंज कर दिया गया था। जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाता था, वह फिर क्या, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और पहले यदि पूछा जाए कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग है। कौन है, वारेन हेस्टिंग। और यदि पूछा जाए कि पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन है, तो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं
नेक्स्ट चेक आर्ट चार्टर एक्ट है 1853 का दोस्तों। इस एक्ट में क्या था, गवर्नर काउंसिल के लिए विधायी और कार्यकारी जो दोस्तों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो कार्य हैं उनको अलग कर दिया गया था इसके द्वारा। किस एक्ट के द्वारा, 1853 के एक्ट के द्वारा। इसमें कंपनी के सिविल सेवकों सभी के लिए खोली गई भारतीय सिविल सेवा दोस्तों, जो पहले IAS जो अभी हम जानते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पहले ये किस नाम से जानी जाती थी, ICS दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विस। और दोस्तों यदि हम बात करें इंडियन सिविल सर्विस की कि पहले किस मतलब सबसे पहले भारतीय कौन थे जिसने इंडियन सिविल सर्विस को मतलब पास किया, तो दोस्तों वो थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, पहले पर्सन थे दोस्तों जिन्होंने ICS को क्लियर किया था। और इस एक्ट के द्वारा ICS को दोस्तों सभी के लिए खोल दिया गया था। पहले जो थे, पहले इंग्लैंड के लोग ही, जैसे कि अंग्रेज ही पहले यह परीक्षा दे पाते थे। कौन सी वाली परीक्षा, ICS की। फिर इस एक्ट के द्वारा 1853 के एक्ट के द्वारा इस में क्या कर दिया गया था कि इंडियन भी यदि कोई और भी अदर यह इस एग्ज़ाम को देना चाहता है तो वह दे सकता है। और हम यदि पूछा जाए कि इंडियन सिविल सर्विस का जनक कौन है दोस्तों इंडिया के लिए, तो दोस्तों कॉर्नवालिस थे, जो कॉर्नवालिस थे, जो पर्सन थे जिन्होंने शुरुआत की थी इंडियन सिविल सर्विस के लिए हमारे इंडिया के लिए, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और दोस्तों यदि बात करें सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडियन सिविल सर्विस को क्लियर किया था, परंतु नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद से दोस्तों, गांधी जी के बाद से इनका साथ दिया गांधी जी का नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, और इंडियन सिविल सर्विस की जो जॉब थी उसको छोड़ दिया था। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट दोस्तों, जो 1858 का भारत अधिनियम है, यह कब आया था दोस्तों, 1858 में आया था। किसके बाद आया था दोस्तों, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था दोस्तों, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके जो कहते हैं कि उसके बाद से दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे बिल्कुल तरीके से दोस्तों ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने छीन लिया था, और उसमें क्राउन को, जो क्राउन थे ब्रिटिश की क्राउन, उसके द्वारा रूल किया जाने लगा था। जो कंपनी का रूल था उसको दोस्तों रिप्लेस कर दिया गया था किससे, ब्रिटिश के क्राउन से दोस्तों। और इसमें जब जो पावर थी पूरी ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गई थी, और इसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्क था उसको समाप्त करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर सारी छीनते हुए ब्रिटिश क्राउन ने ले ली थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वह अपने एजेंट के रूप में वायसराय के माध्यम से, और दोस्तों जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ, पहले क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ भारत बना दोस्तों। फिर इसके बाद से दोस्तों वायसराय कहलाने लगे। गवर्नर जनरल का नाम को दोस्तों चेंज करके क्या कर दिया गया, वायसराय। अब फिर वायसराय कहलाने लगे किसके बाद, 1858 के बाद दोस्तों गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। और दोस्तों कौन सबसे पहले यदि पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ भारत दोस्तों कौन थे, तो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे। और यदि पूछा जाए कि पहले वायसराय कौन थे, तो पहले वायसराय कौन थे, कैनिंग थे। वही, क्योंकि इनका कार्यकाल 2 टर्म में चला, पहले तो 1856 से 1858 चला, तो जब यहाँ इस टाइम पे यह एक्ट नहीं आया था, फिर 1858 में यह एक्ट आने के बाद 1858 से इनका एक्ट कब चला दोस्तों, 60 तक चला समथिंग। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका कार्यकाल दो प्रकार से रहा। पहले यदि ये कहा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ भारत और फर्स्ट वायसराय। ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 1861 के अधिनियम की बात करें कि 1861 का जो परिषद अधिनियम था दोस्तों, इसमें आपको एक ही चीज़ बस याद करनी है कि जो इनके जो कार्यकारी और विधायी की जो परिषद थी उसमें 3 भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। कितने भारतीयों को, 3 भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। तो इस प्रकार से यदि पूछा जाए कि पहला शुरुआत कब हुई भारतीयों को शामिल करने की दोस्तों, तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट दोस्तों जो 1909 है इसकी बात करते हैं। तो इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में दोस्तों मार्लो मिंटो के नाम सुधार से जाना जाता है दोस्तों। 1909 का है, किस किस नाम से, मॉर्ले मिंटो दोस्तों। मॉर्ले कौन थे और मिंटो कौन थे दोस्तों, मॉर्ले ब्रिटिश में रहते थे और ब्रिटिश से इंडिया को रेगुलेट करते थे, और मिंटो कौन थे दोस्तों, जो इंडिया के वायसराय थे उस टाइम पे। किस टाइम पे, 1909 के टाइम पे दोस्तों। यदि हम बात करें कि इसमें इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो के रूप में भी जाना जाता है। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का दोस्तों इसमें प्रावधान थे कि विधान परिषद के अलग चुनाव होंगे। अलग चुनाव मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पेश की दोस्तों। 1909 के बाद से ही जो धर्म के बीच में जो दोस्तों जो फूक डाली किसने शुरुआत की, तो मिंटो ने की। इसलिए मिंटो के लिए बोलते हैं कि यह धर्म जो विभाजित किया, क्योंकि इसी ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की शुरुआत कर दी। तो इस प्रकार से मुसलमान और हिंदुत्व में दोस्तों उस टाइम पर फूक डलना शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों पहली बार वायसराय कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति सत्येंद्र प्रसाद, दोस्तों सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। किसमें? वायसराय कार्यकारी परिषद में सबसे पहले भारतीय थे कौन? सत्येंद्र नाथ, जिनको नियुक्त किया गया था। इसके बाद आता है दोस्तों 1919 का गवर्नमेंट एक्ट। क्या है दोस्तों? 1919 का भारत अधिनियम। इस अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे दोस्तों? यह इंग्लैंड में रहते थे और इंडिया के लिए जो रेगुलेट करते थे, और चेम्सफोर्ड उस टाइम के वायसराय थे के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय विषयों का समाकलन किया गया दोस्तों, और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। इसमें कि कौन से जो केंद्रीय हैं और कौन से प्रांतीय विषय हैं, इनको अलग अलग किया गया। और दोस्तों इसमें प्रांतीय विषयों के दोहरे शासन की योजना दायरगी की शुरुआत की किसमें की दोस्तों? प्रांतों में, अर्थात दो प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा। इसमें दोस्तों ऐसी बात, यदि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि 1919 में जो एक्ट आया था, इसमें प्रांतों में दोस्तों, कहाँ पर? प्रांतों में दोहरी शासन की शुरुआत की। और फिर जो 1935 का अधिनियम है, 1935 में इस प्रांतों के अधिनियम को दोस्तों, जिस प्रांतों में दोहरे दायरगी को समाप्त करते हुए केंद्र में दायरगी चालू की गई। दायरगी मतलब दोहरा शासन किया गया। किसमें? इसमें द्विसदनात्मकता दोस्तों प्रांतों की 1935 में समाप्त कर दी गई थी, और शुरुआत 1919 में हुई थी। और उसके बाद 1935 में कहाँ पर? जो केंद्र में द्विसदन की शुरुआत हो गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषयों पर राज्यपाल विधान परिषद के उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। यह था। आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम क्या है दोस्तों? इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की दोस्तों। किसकी स्थापना की थी? ऑल इंडियन फेडरेशन काउंसिल की दोस्तों। इस किसके द्वारा की गई थी? 1935 के द्वारा, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि परिकल्पित महासंघ की दोस्तों अस्तित्व में नहीं आया था। महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया था। इसके द्वारा ही दोस्तों 3 सूचियों की जो चलती है ना, कि सेंट्रल की, स्टेट की और कॉन्करेंट लिस्ट दोस्तों। सेंट्रल लिस्ट संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इस टाइम पे दोस्तों इंट्रोड्यूस की गई थी। किसमें? किस अधिनियम एक्ट 1935 के द्वारा। और दोस्तों यदि बात करें कि इसमें जैसे स्टेट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि डिफेंस जो आ गया वह किस में आएगा? डिफेंस। वह और कम्युनिकेशन यह यूनियन लिस्ट में आएगा। जो हमारी संघ सूची है यूनियन लिस्ट, यह डिफेंस से रिलेटेड रहेगा। जैसे डिफेंस वाला जितना भी रक्षा मंत्रालय हो गया, कम्युनिकेशन संचार का विभाग हो गया, तो यह रहेगा यूनियन लिस्ट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए ये बात करें। और यदि ऐसे स्टेट लिस्ट में बात करें तो जैसे पुलिस का हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और यदि हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें, समवर्ती सूची, तो इस सूची में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? इन्वायरमेंट जैसे हो गया, इन्वायरमेंट का टॉपिक, तो यह स्टेट का भी रहेगा और यूनियन का भी रहेगा। परंतु यदि बात करें इन्वायरमेंट, और यदि किसी भी नियम को पारित किया जाता है इस कॉन्करेंट लिस्ट के द्वारा, जो इसमें विषय में जितने भी विषय हैं, तो दोस्तों सब, यदि स्टेट लिस्ट, यदि सेंट्रल भी इसमें बनाती है रूल और स्टेट भी बनाती है, तो सेंट्रल का ज़्यादा मान्य रहता है। बात करें यदि अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी दोस्तों इसमें। और दोस्तों यह यहाँ पर विषय दिए गए हैं कि किस में कितने विषय थे उस टाइम पर। और फिर दोस्तों अधिनियम प्रांतों के राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। जो प्रांतों में राजतंत्र है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हमने बताया था कि 1919 में प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था की राजा भी रेगुलेट करेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे ब्रिटिश के, वह भी लोग जो करेंगे शासन। इसके बाद दोस्तों प्रांतों को टोटली ख़त्म कर दिया गया था। जो जो उसके बाद केंद्र में कर दिया गया था, अर्थात जो वायसराय हैं वही देखेंगे। तो इसके बाद दोस्तों दायरगी को अपनाने के लिए प्रदान किया गया। और दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो फेडरल कोड है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा फेडरल कोड की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इसमें आपको ऊपर आई बटन पर कई वीडियोस की लिंक मिलेंगी इंपॉर्टेंट, जैसे कि ज्योग्राफी की चल रही है दोस्तों सीरीज। आपको इंडियन ज्योग्राफी यदि पढ़ना है तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। 1000 क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के हैं, उसकी सीरीज चल रही है। आप उसको भी ऊपर लाइक बटन पर लिंक दी है, देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। यदि हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कौन सी रहेगी, तो इसके बाद दोस्तों पॉलिटी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भाग इनको डिस्कस किया जाएगा। इस प्रकार से हम एक एक करके दोस्तों कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।